हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजट 2026-27 में जो भी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हुई है उनके बारे में और पिछले एक साल में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चर्चा में रही उनको कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बजट में जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई है उन्हें कवर कर लेते हैं। इसमें पहली है दोस्तों बायोफार्मा शक्ति योजना। इस योजना की घोषणा कब हुई है? 1 फरवरी 2026 को अपने बजट के दौरान। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि आखिरकार बायोफार्मा होता क्या है। तो दोस्तों, बायोफार्मा के अंतर्गत ऐसी दवाइयों को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें केमिकल का कम से कम उपयोग हो और उन दवाइयों को जीवित कोशिकाओं से बनाया जाए। ठीक है, तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा हुई है 1 फरवरी को। उद्देश्य क्या है? मेडिकल सेक्टर में सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत ये बोला गया है कि अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इसके अलावा पूरे देश में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइटों को भी हम स्थापित करेंगे। यहाँ से दोस्तों 2 तरह के प्रश्न आएंगे। पहला तो ये कि बायोफार्मा शक्ति योजना, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में अगला मिशन है दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसकी घोषणा भी 1 फरवरी 2026 में ही हुई है, यानी बजट के दौरान। यह भारत को वैश्विक चिप निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, ये जो अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है ना, इसके तहत बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। देखिए, जब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा हो रही थी, उसी दौरान एक पुरानी स्कीम की भी चर्चा हुई जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये बोला है भैया इस बजट में कि इस स्कीम के तहत अब 40,000 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। ये स्कीम कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी अप्रैल 2025 में, यानी पिछले साल। ठीक है, तो इस स्कीम को भी आपको अच्छे से याद रखना है। समझ गए ना? देखिए दोस्तों, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है, इसकी घोषणा तो हुई है 1 फरवरी 2026 को। जब इस मिशन की घोषणा की जा रही थी उसी दौरान एक पुरानी स्कीम की भी चर्चा की गई है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे देश में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण की मजबूत अर्थव्यवस्था तैयार होगी। तो हमारी दोनों हो गए, बायोफार्मा शक्ति योजना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण पहल है दोस्तों महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। इसकी घोषणा भी हमारे बजट में ही की गई है 1 फरवरी 2026 को। दोस्तों, ये जो अपनी महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल की घोषणा हुई है ना, यह खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए की गई है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल का संबंध किससे है? तो इनसे है भैया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार से जुड़ाव, ब्रांडिंग, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार और प्रक्रिया आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद है दोस्तों नई योजना दुर्लभ धातु गलियारा योजना। इसकी घोषणा भी दोस्तों हमारे बजट में ही की गई है 1 फरवरी 2026 को। देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए 4 तटीय राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी धातु गलियारों की स्थापना की जाएगी। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन चारों राज्यों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि दुर्लभ धातु गलियारा योजना का संबंध किन राज्यों से है? तो भैया इन 4 राज्यों से है। इसका उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है दोस्तों कंटेनर विनिर्माण योजना। ये कंटेंटर लिखा गया है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसे थोड़ा सही कर लेना। कंटेनर विनिर्माण योजना, इसकी घोषणा भी हमारे बजट में ही हुई है। दोस्तों, भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र को तैयार करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है, ताकि भारत में ही ऐसे कंटेनर बनाए जा सकें जो दुनिया के स्तर पर मुकाबला कर सकें। इसके लिए
अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नॉर्मली आप याद रखिए कि कंटेनर विनिर्माण योजना का उद्देश्य ये है कंटेनरों को बनाना, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर कंटेनर के विनिर्माण में एक अहम भूमिका निभा सके। इसके बाद एक मिशन है खेलो इंडिया मिशन। इसकी घोषणा भी 1 फरवरी 2026 में ही की गई है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बजट में इसकी चर्चा हुई है, इस वजह से हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। यहाँ पर बजट 2026-27 में इसकी चर्चा की गई। खेलो इंडिया मिशन का उद्देश्य है अगले 1 दशक में खेल क्षेत्र में परिवर्तन लाना, उनको बढ़ावा देना। नॉर्मल सा ही एक मिशन है, तो ज़्यादा इसमें डीप से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना और दूसरी है दिव्यांग सहारा योजना। इनको बहुत अच्छे से देखना है। दिव्यांगजन कौशल योजना की बात करें तो इसकी घोषणा भी बजट में ही हुई है। यह योजना दिव्यांगजनों को उद्योग अनुकूल और उनकी दिव्यांगता के अनुसार विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी घोषणा हुई है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि दिव्यांगजन कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देना ताकि वो सम्मान से जी सके। इसके बाद है दिव्यांग सहारा योजना। इसकी घोषणा भी अपने बजट में ही हुई है। यह योजना दिव्यांगजनों को बेहतर और आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, तो दिव्यांग सहारा योजना का उद्देश्य क्या है? ये है भैया, इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों, एक भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जिसका नाम है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में लिम्को के नाम से जाना जाता है। तो दिव्यांग सहारा योजना की जब घोषणा हो रही थी उसी दौरान इसकी भी चर्चा हुई, जिसमें ये कहा गया कि लिम्को को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और एआई के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग सहायता करेंगे। नॉर्मली आप इतना याद रखिए, दिव्यांग सहारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म। इसको कब लॉन्च किया गया है? 1 फरवरी 2026 को। यह प्लेटफॉर्म किसानों को सहायता करेगा। तो सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है भैया? किसानों से। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। पूरा नाम अच्छे से याद रखेंगे। इसका संबंध किससे है भैया? किसानों से है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में काम करेगा और सीधे एग्री स्टेक पोर्टल और आईसीएआर के डाटा से जुड़ा होगा। तो आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। समझ गए। देखिए, इसका फायदा ये होगा कि किसानों को मौसम के बारे में उनकी खुद की समझ में आने वाली भाषा में डिटेल से जानकारी मिल सकेगी। नॉर्मली आपको क्या याद रखना है? भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो भैया कृषि से है या किसानों से है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद एक स्कीम है सी प्लेन बीजीएफ स्कीम, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। इसकी घोषणा भी अपने बजट में ही हुई है। इस योजना के साथ देश भर में वाटर एरोड्रोम यानी जल हवाई अड्डों के विकास पर जोर दिया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और उन दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ना जहां पारंपरिक हवाई अड्डे बनाना कठिन होता है। तो सी प्लेन वीजीएफ स्कीम का संबंध किससे है भैया? जल हवाई अड्डों के बनाने से ये संबंधित है। बस इतना ही इसमें याद रखिए, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, वस्त्र क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, सरकार ने टेक्सटाइल या फिर वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एक ही कार्यक्रम के अंतर्गत 5 उप योजनाएं होगी। कौन कौन सी होंगी? इन पांचों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो पहली तो है राष्ट्रीय रेशा योजना। इसका उद्देश्य रेशे के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके बाद है वस्त्र विस्तार रोजगार योजना। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाना। एक कार्यक्रम है दोस्तों इसी के अंतर्गत, जिसका नाम है राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम।
इसके माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए मौजूदा योजनाओं को एक किया जाएगा। एक पहल भी चलाई जा रही है इसी के अंतर्गत, जिसका नाम है टैक्स इको पहल। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान का निर्माण किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब अगला है समर्थ 2.0। इसके तहत दोस्तों उन्नत कौशल कार्यक्रम उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि भैया हाल ही में बजट में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम की घोषणा हुई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपघटक शामिल नहीं है। बस आप नाम याद रखिए, थोड़ा थोड़ा डिटेल भी याद रखेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक योजना है जिसका नाम है शहर आर्थिक क्षेत्र योजना। इसकी घोषणा भी 1 फरवरी 2026 में अपने बजट में की गई है। इसका उद्देश्य है टियर 2 और टियर 3 शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित करना। टियर 2 में वो शहर आते हैं जो बड़े बड़े महानगरों से थोड़ा सा छोटे होते हैं, और टियर 3 में दोस्तों उन गांवों को या फिर उन कस्बों को शामिल किया जाता है जो बहुत छोटे होते हैं। तो शहर आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उद्देश्य बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसका मुख्य फोकस महानगरों से हटकर छोटे शहरों और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के तहत दोस्तों 7 सिटी इकोनॉमिक्स रीजन्स को विकसित करने के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि शहर आर्थिक क्षेत्र योजना का उद्देश्य क्या है, समझ गए। इसके बाद नारियल संवर्धन योजना की घोषणा हुई है बजट में 1 फरवरी 2026 को। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करके वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। तो नारियल संवर्धन योजना का संबंध कैसे है? नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। नॉर्मल सा है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों बजट में जितनी भी योजनाएं चर्चा में रही या फिर जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई है वो हमने देख लिया है। इसके बाद में अब हम पिछले साल जो भी योजनाएं थी जो चर्चा में रही उनकी बात करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों नरेगा योजना, जिसको बाद में मनरेगा कर दिया और अब इसको जी राम जी योजना के रूप में जाना जाता है। तो पहले तो हम इसके बारे में बेसिक जानेंगे, इसके बाद में जो बदलाव किए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 2005 में एक योजना की घोषणा हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2005 में इसको लाया गया। इसका उद्देश्य था 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाना। ये किस मंत्रालय के तहत आती थी? तो ये आती थी भैया और अभी भी आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इसको कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 में इसे लागू किया गया। स्टार्टिंग में 200 जिलों में इसको लागू किया था। इसके बाद में 2008 में इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया और 2009 में नरेगा का नाम बदलकर कर दिया मनरेगा। ठीक है, इसके तहत दोस्तों प्रत्येक वयस्क को 100 दिनों तक अकुशल कार्य उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था और महिलाओं को इन कार्यों में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया था। तो ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई। बेसिक से आपको क्या याद रखना है कि भैया नरेगा योजना की शुरुआत कब हुई? नरेगा को मनरेगा कब कर दिया? 2009 में। इसे संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 2008 में। तो 3 बातें ही आपको याद रखना है क्योंकि अब इसका नाम ही बदल दिया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका ग्रामीण मिशन। इसको शॉर्ट में जी राम जी योजना के रूप में जाना जा रहा है। देखिए जी राम जी के आगे आप भी लगा दोगे ना तो पूरा नाम हो जाएगा, भी से हो जाएगा विकसित और बी से हो जाएगा भारत। तो भी जी राम जी योजना, वैसे इसको लोकप्रिय रूप में जी राम जी योजना के रूप में ही जाना जा रहा है। इसके तहत अब अकुशल कार्य 125 दिनों का होगा। पहले कितने दिनों का काम मिलता था? 100 दिनों का। अब कितने दिनों का दिया जाएगा? 125 दिनों का। ठीक है, तो ये समझ गए। इसके बाद दोस्तों अब सरकार जो है किसी भी काम को अधिकतम 60 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक सकती है या फिर काम को
टाल भी सकती है। तो इसी कारण जी राम जी योजना की आलोचना कर रहे थे विपक्ष वाले कि 60 दिनों तक काम ही नहीं मिलेगा तो लोग करेंगे क्या, उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया। इसी के साथ दोस्तों जी राम जी योजना में एक प्रावधान ये किया गया है कि अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि किसी भी राज्य को कितनी निधि या फिर कितना धन आवंटित करना है। महिलाओं को जितना आरक्षण पहले मिल रहा था ना, उतना ही यहाँ पर भी मिलेगा। कुछ और भी बातें हैं इसके बारे में जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखिए, मजदूरी का जो भुगतान है वो साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या फिर किसी भी कार्य की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर किए जाने का प्रावधान किया गया है। या तो साप्ताहिक आधार पर मजदूरी मिलेगी, और अगर साप्ताहिक आधार पर नहीं मिलती है भैया, तो कोई भी काम समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी दिया जाना अनिवार्य होगा। अगर विलंब हो जाता है तो मुआवजा दिया जाएगा। वित्तीय संरचना की बात करें तो इस योजना के तहत यानी जी राम जी योजना के तहत केंद्र राज्यों का जो खर्चा होगा वो 60-40 के अनुपात में होगा। यानी अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये केंद्र सरकार करेगी और 40 रुपये करेगी राज्य सरकार। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में जो अनुपात होगा वो होगा 90-10 का। यानी अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये केंद्र सरकार और 10 रुपये करेंगे भैया राज्य। इसके अलावा दोस्तों जो अपने विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके लिए 100% केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। तो जी राम जी योजना हमारी हो गई। कुछ और पुरानी योजनाओं की बात कर लेते हैं जो पिछले 1 साल में चर्चा में रही। तो एक तो है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी 2025 को। तो याद रखेंगे ये पुरानी योजना है, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है भैया अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना। दोस्तों नए रोजगार प्राप्त युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, जिससे लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यह स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर एक प्रमुख पहल है। नॉर्मली आपको बस इतना ही याद रखना है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद दोस्तों एक मिशन है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये गलती से मिस्र लिखा गया है, इसको मिशन कर लेना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसकी घोषणा दोस्तों पिछले बजट में की गई थी और मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिली है 11 अक्टूबर 2025 को। ये जो अपना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है ये टोटल 6 सालों के लिए चलाया जा रहा है, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। इस मिशन के तहत 11,440 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। यह मिशन आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। दोस्तों इस मिशन के तहत कुछ फसलों को टारगेट किया जा रहा है, वो है तुअर या फिर अरहर, उड़द, काला चना और मसूर। मसूर में भी जो लाल मसूर है ना वो वाली। नॉर्मली आपको बस इतना ही याद रखना है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंत्रिमंडल से मंजूरी कब मिली, ये कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है, ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है और इसमें कौन कौन सी फसलों को टारगेट किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसको पिछले बजट में मंजूरी मिली थी 2025-26 वाले में, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी थी भैया अपने 16 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों का निर्माण करना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक मिशन है जल जीवन मिशन। ये जो मिशन है ना दोस्तों ये पुराना है, लेकिन बजट में इसके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे पिछले वाले में, इस वजह से ये चर्चा में रहा था। देखिए जल जीवन मिशन जो है ये 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। और दोस्तों इस मिशन का यानी जल जीवन मिशन का टारगेट था 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सका। इसी वजह से ये कहा गया कि 20% लगभग ग्रामीण घर बच गए हैं, ग्रामीण परिवार बच गए हैं। उनको लाभ देने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक हम बढ़ा रहे हैं। तो अब जल जीवन मिशन कहां तक बढ़ा दिया गया है, 2028 तक। इतना ही आपको याद रखना है। इसको कब स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और मिशन है महत्वपूर्ण है,
क्या है नाम इसका? कपास उत्पादकता मिशन। इस मिशन की भी घोषणा पिछले बजट में हुई थी और टारगेट रखा गया है इस मिशन का 5 वर्षों का। लेकिन नवंबर 2025 में इस मिशन की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला लिया गया है। तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से भी महत्वपूर्ण है, पिछले 2-3 महीनों की ही बात है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? कपास उत्पादकता मिशन। अब इसकी अवधि कितनी हो गई है? 10 साल की। कौन से मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में निरंतर सुधार करना। देखिए, कपास उत्पादकता मिशन नवंबर 2025 में चर्चा में रहा था, इस वजह से इसको स्किप करके नहीं जाना है। इसके बाद बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों, ये जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड है ना, इस स्कीम को शुरू किया गया था 1998 में, लेकिन पिछले बजट के दौरान ये चर्चा में रहा, इस वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पिछले बजट में क्या कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की जो सीमा 3 लाख है ना, उसे अब हम बढ़ाकर 5 लाख कर रहे हैं। यानी अगर कोई किसान 3 लाख का लोन ले सकता था, अब वो 5 लाख का लोन ले सकता है। दोस्तों, ये जो अपनी केसीसी स्कीम है ना, इसको शुरू किया गया था 1998 में। इस पर 7% का ब्याज लिया जाता है, लेकिन जो किसान समय पर किस्तें चुकाता है उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है। कौन कौन सी एजेंसियां इसको क्रियान्वित करती है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके अलावा लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, मैंने सारी योजनाओं को कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कुछ स्किप हो गई होगी ना, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर और एयरटेल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दूंगा इसी पीडीएफ में ऐड करके। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? एयरटेल एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स में अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, 1% भी अगर आपको लाभ मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।